हेलो जी, वेरी वार्म वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल द हिंदी क्लासेज एकेडमी। और आज हम पढ़ रहे हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं जी के जीवन के बारे में। उनकी रचनाएं हमने पहले वाली वीडियो में पढ़ ली थी और उसका लिंक अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको आई बटन में मिल जाएगा। और उसके शॉर्ट नोट्स और अगर माइंड मैप चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो लेट्स स्टार्ट। हरिओं जी के जीवन के बारे में आज हम बात करेंगे कि उनका जन्म कहाँ पे हुआ था, माता पिता कौन थे, जन्म, नौकरी उन्होंने कौन सी नौकरी की, क्या कैसे वो लेखन के क्षेत्र में आए, काशी विश्वविद्यालय से उनका संबंध क्या रहा था, कौन कौन सी उपाधियां मिली हैं, उन्होंने कौन कौन से कथन कहे हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और अन्य लेखकों ने उनके बारे में क्या राय दी है, और यही सब अपन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं उपाध्याय जी के जन्म के बारे में। तो उनका जन्म हुआ था 25 अप्रैल 1865 को और उनके माता पिता का नाम था भोला और रुक्मणी। आपको रुक्मणी पढ़ने से याद आना चाहिए, ये उपाध्याय जी की एक रचना थी रुक्मणी पर्ण, जो हमने उस टाइम याद की थी कि प्रद्युम्न विजय की रामायण के टाइम में कि विजय प्राप्त किया है, और रुक्मणी पर्ण की कृष्ण भगवान की भी स्टोरी है। अगर आपको ये चीजें थोड़ी अटपटी लग रही हो तो आप मेरा पहले वाला वीडियो जिसमें मैंने हरिओं जी की रचनाएं ट्रिक से याद करवाई है वो देख सकते हैं, जिससे आपको ये चीजें भी समझ में आएगी। तो जन्म और माता पिता का नाम, और इनका ना जन्म आजमगढ़ निजामाबाद में हुआ था, आजमगढ़ के निजामाबाद में। अब निजामाबाद से जुड़ा हुआ एक छोटा सा किस्सा ये है कि निजामाबाद के एक बहुत ही फेमस लेखक थे हरि सुमेर। तो जब इन्होंने देखा उनका नाम तो इन्होंने अपना नाम भी हरिओद कर लिया, हरि और सुमेर सिंह नाम होगा उनका, तो इन्होंने अपना नाम उपाध्याय अयोध्या सिंह उपाध्याय से हरिओद करके, तो ये इन्होंने खुद को नाम दिया है, खुद की रचना शैली को नाम दिया है। तो जन्म के बारे में डिस्कस हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब इनकी नौकरियों का क्या हाल रहा था कि हरिओद जी ना सबसे पहले टीचर बने थे, फिर कानून को बने थे, कानून से रिलेटेड पढ़ाने लगे थे। लेकिन 1923 में हुआ गया कि 1923 में इनकी मुलाकात हुई मदन मोहन मालवीय जी से। तो मदन मोहन मालवीय जी ने कहा कि आप काशी विश्वविद्यालय ज्वाइन कर लीजिए, काशी विश्वविद्यालय में पढ़ाने लगी। तो काशी विश्वविद्यालय इन्होंने ज्वाइन किया 1923 से लेकर 1941 तक, और वो भी बिना किसी 1 रुपए के अवैतनिक पढ़ाया है इन्होंने। और शायद इसी गुण की वजह से ना हमारा हिंदी लिटरेचर, हमारा साहित्य, हमारे ये लेखक इतने महान हो पाए हैं। क्योंकि आज की डेट में अगर कोई हमसे बोले कि एक इतना सा भी काम कर दो फ्री में, तो हम सबकी मेंटलिटी इतनी ऐसी हो चुकी है कि हम सब नहीं करते, वो सब डिनाई करते हैं उस चीज को, या फिर उतने इंटेंशन से नहीं करते। लेकिन उस टाइम के एक अध्यापक और कानून को रहे इंसान किसी के कहने पे कि आप हिंदी विभाग में आइए, आपकी जरूरत है, और उन्होंने फिर 20 साल लंबे समय तक काशी विश्वविद्यालय में बिना किसी रुपए के, बिना किसी आर्थिक लाभ के काम किया है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात लगी मुझे। तो इस तरह इनका सफर हुआ लेखक बनने का। और जब इन्होंने 20 साल तक काशी विश्वविद्यालय में पढ़ाया और हिंदी विभाग में काम किया तो इनको कवि सम्राट की उपाधि देना बनता था। तो काशी विश्वविद्यालय में इनको कवि सम्राट की उपाधि दी है, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस। अब आती है काशी यूनिवर्सिटी से इनका क्या संबंध रहा था। तो देखिए काशी यूनिवर्सिटी से इनका यही था कि मदन मोहन मालवीय जी आए थे 1923 में कि आप आइए ज्वाइन कीजिए। 1923 से 1941 तक इन्होंने वहाँ काम किया, हिंदी विभाग में रहकर हिंदी रचनाओं पे काम किया, और इसलिए इनको कवि सम्राट की उपाधि दी गई काशी विश्वविद्यालय द्वारा। अब आते हैं इनकी उपाधियों के ऊपर। तो इनको खड़ी बोली के प्रथम महाकवि माना जाता है। खड़ी बोली के क्यों? क्योंकि प्रिय प्रवास इनके द्वारा जो लिखा गया पहला महाकाव्य माना जाता है खड़ी बोली का, और दूसरा खड़ी बोली का प्रबंध काव्य या महाकाव्य वैदेही वनवास को माना जाता है। आधुनिक युग का सूरदास कहा है इन्हें, आधुनिक युग का तुलसीदास और आधुनिक युग का सूरदास। आधुनिक गणपति चंद्र गुप्त ने ये दोनों उपाधियां दी गई हैं अपने हिंदी का वैज्ञानिक इतिहास में। आधुनिक युग का तुलसीदास उन्होंने कहा है मैथिली शरण गुप्त को, क्योंकि उनकी साकेत जो काव्य है उसके ऊपर, इसमें पूरे उर्मिला के जो एक ऐसे पात्र थे जिनको अब तक लाइमलाइट में नहीं लाया गया था, उन सभी पात्रों को लेकर उन्होंने साकेत रचना लिखी।
आधुनिक युग का सूरदास कहा गया है ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को, क्योंकि इनकी रचनाएं जो कि प्रिय प्रवास है उसमें राधा कृष्ण को सिर्फ एक नायक नायिका नहीं, एक प्रेमी प्रेमिका के रूप में नहीं कि बल्कि एक राष्ट्र नायक नायिका के रूप में, एक समाज सेविका के रूप में, एक समाज सेवक के रूप में, मतलब एक जो छवि बनी हुई थी उससे बहुत ही अलग दूसरी छवि जो समाज राष्ट्र की सेवा में काम करे, उस छवि को इन्होंने बताया है। तो इसलिए इन्हें आधुनिक युग का सूरदास कहा गया है, जिन्होंने कृष्ण शतक लिखी है, रसिक रहस्य लिखी है, अपन ने कितनी सारी रचनाएं याद की थी, प्रेमांबु वारधि लिखी है, प्रेमांबु प्रेम पुष्पहार लिखी है, और इतनी सारी रचनाएं जो सिर्फ कृष्ण भगवान के ही उसमें जुड़ी हुई हैं। कवि सम्राट की उपाधि अभी हमने देखी थी, काशी विश्वविद्यालय में इन्होंने 20 साल से ज्यादा काम किया है, 1923 से लेकर 1941 ऑलमोस्ट 20 साल। तो काशी यूनिवर्सिटी ने इनको इनके इस महत्वपूर्ण योगदान की वजह से इनको कवि सम्राट की उपाधि दी है। आगे चलते हैं, आगे अब इनके हैं कथन की इनके बारे में और अन्य लेखकों ने अन्य कारों ने क्या क्या लिखा है। तो सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के वो लेखक हैं जो जिनकी ना हिंदी साहित्य की अपन कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रिय प्रवास की आलोचना की कि प्रिय प्रवास में ये लाइन एग्जैक्ट लाइन नहीं है, मैंने थोड़ी शॉर्ट फॉर्म लिखी है। अगर आपको एग्जैक्ट लाइन और एग्जैक्ट शॉर्ट नोट्स और माइंड मैप चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। कि प्रिय प्रवास की आलोचना में कहा कि प्रिय प्रवास महाकाव्य नहीं है और इसमें प्रबंध काव्य होने की भी कोई योग्यता नहीं है। तो इस तरह इन्होंने प्रिय प्रवास की आलोचना की है। जैसे जब प्रिय प्रवास को खड़ी होली का प्रथम महाकाव्य, खड़ी होली का प्रथम प्रबंध काव्य कहा जा रहा था, तो इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, प्रिय प्रवास में इतनी भी उसको तारीफ या कुछ नाम देना इम्पोर्टेंस मैं नहीं समझता। फिर इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक और लाइन कही है कि प्रिय प्रवास खड़ी, फिर इन्होंने आलोचना तो कर दी, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना है हमारे पेरेंट्स की डांट की तरह, कि डांट भी लगानी है और समझाना भी है, और देखो बाहर घर के बाहर बुराई भी नहीं जानी चाहिए अपने बच्चों की। तो वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल कुछ इस तरह के इंसान थे। अब इन्होंने प्रिय प्रवास की थोड़ी बहुत आलोचना कर दी कि वो कमियां तो कुछ ना कुछ रहती हैं, पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की इतनी पैनी नजर है ना कि वो कमियों को तराश लेते हैं कि भाई ये वाली कमी है, कमी बता दी, लेकिन अब फिर थोड़ा बहुत ऊपर से लीपापोती करना भी जरूरी है जिससे कि एक लेखक का मान सम्मान रह सके। तो इन्होंने कहा कि प्रिय प्रवास खड़ी होली का इतना बड़ा महाकाव्य है और उसमें संस्कृत व्रतों से लिखा गया है। संस्कृत व्रत की आपको अगर याद हो, आपने महावीर प्रसाद द्विवेदी की मेरी वीडियो देखी हो, वो भी आपको आई बटन में मिल जाएगी, अगर नहीं देखी हो तो आप पहले से देख लेना। तो संस्कृत द्विवेदी युग में संस्कृत व्रत में लिखने की परंपरा कैसे स्टार्ट हुई, तो द्विवेदी युग के सारे जो कवि थे, सारे जो लेखक थे, उनकी रचनाओं में संस्कृत व्रत ब्रज भाषा की एक लेखन की शैली है संस्कृत की। तो वो मिलता है कि इतने बड़े काव्य में संस्कृत व्रत का उपयोग करना अपने आप में एक बहुत ही बड़ी चीज है। तो ऐसे करके इन्होंने प्रिय प्रवास की तारीफ भी की है। अब आते हैं, हम आगे बढ़ते हैं कि आगे और किसने क्या कहा है। अब आते हैं वेंकटेश तिवारी। तो वेंकटेश तिवारी हरिऔध को ब्रज भाषा का काव्य लिखने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक माना है, कि क्योंकि हमने पढ़ी थी, इन्होंने खड़ी बोली में भी बहुत सारी रचना लिखी है, ब्रज भाषा में भी रचना लिखी। इनकी ब्रज भाषा की पहली रचना थी कृष्ण शतक, दूसरी थी रसिक रहस्य। तो ब्रज भाषा के काव्य को लिखने के लिए हरिऔध बहुत महत्वपूर्ण लेखक थे। और इन्होंने कहा कि ना देखो, जैसे सिंध का हरि और अयोध्या का औध, तो इन्होंने हरिऔध का जो नामकरण का जो उनका वो है, उन्होंने हरि सुमेर से लिया था अपना नाम वैसे की। लेकिन वेंकटेश तिवारी ने एक और तरीके से बताया कि जैसे सिंध का हरि है और अयोध्या का अपन औध ले लेते हैं तो हरिऔध नाम बन जाता है। तो वेंकटेश तिवारी ने अपना एक ये मत भी दिया है, इसको याद रख सकते हैं। अब है निराला जी। अब कांत त्रिपाठी निराला है, उनका कथन है कि ये ना जो सिंह उपाध्याय हरिऔध जी है ना, वो एकदम नंबर 1 के लेखक हैं, क्योंकि हिंदी के सार्वभौमिक कवि हैं। वो जो खड़ी बोली में लिख सकते हैं, उर्दू में लिख सकते हैं, ब्रज में लिखा है, कठिन लिखा है, सरल चीजें लिखी हैं, मुहावरेदार जो चतुष्पद थे जिन्हें रुबाइयां कहा जाता था बोलचाल की भाषा में, वो भी लिखे हैं। मतलब इन्होंने ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहाँ लिखा नहीं हो। तो इस प्रकार ये
अयोध्या सिंह उपाध्याय के बारे में आज के लिए बस इतना ही है। और इनकी एक छोटी सी लाइन और मैं बता देती हूँ कि ये ना एकमात्र ऐसे कवि हैं जिन्होंने भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और छायावाद युग तीनों में अपनी रचनाएं लिखी हैं। तो ये चीज और याद करने की थी, देखा तो उसके लिए थैंक यू। और आज हम यहीं पे अपने वीडियो को विराम देते हैं, आगे मिलेंगे एक नए लेखक के साथ। पढ़ते रहिए और देखते रहिए द हिंदी क्लासेस। थैंक यू।